हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और हम लोग जो थे लास्ट क्लास में हमने एंजियोस्पर्म्स का इंट्रोडक्शन लिया था और आज की क्लास में हमें एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ना है। यानी एंजियोस्पर्म का मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो कैसे फर्टिलाइज होकर जाइगोट फॉर्म करते हैं और वो जाइगोट आगे कैसे स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। जैसा कि आपको पता है कि एंजियोस्पर्म्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें फ्लावर आता है, यानी उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज ऑल्सो फ्लावर। तो हमने लास्ट क्लास में फ्लावर का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था जिसमें आपको मेन जो भी स्ट्रक्चर थे, स्टेमन, पिस्टल, कैलिक्स, कोरोला, ये सब कुछ पता चल गया था। तो अब हम उससे आगे शुरू करते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो डोमिनेंट फेज है लाइफ का वो स्पोरोफाइट है, ठीक है। यानी प्लांट जो है वो डिप्लॉयड कंडीशन में मिलता है, तो मैक्सिमम जो लाइफ का टाइम है वो डिप्लॉयड स्टेज में ही जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करें, मैं यहाँ पर आपको नॉर्मल पेरेंट अगर ड्रॉ करूँ तो पेरेंट क्या होगा, जिसके पास नीचे रूट सिस्टम होगा, जिसके पास ऊपर शूट सिस्टम होगा, जहाँ पे कहीं पे अलग अलग ब्रांचेस होंगी, अलग अलग ब्रांचेस पे लीव्स निकल रही होंगी और किसी ब्रांच पे होगा ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज फ्लावर। अब अगर मैं इस फ्लावर से आगे जाऊँ तो देखो फ्लावर के अंदर अगर आपको ध्यान हो तो फ्लावर का जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज स्टेमन, ठीक है। और स्टेमन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंथर और फिलामेंट। अगर मैं उसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट, ठीक है। और ये दोनों मिलके फॉर्म करते हैं स्टेमन। अगर हम इस एंथर का इस तरीके से टीएस कट करें तो अगर हम एंथर का टीएस देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ना ये कुछ इस तरीके से नजर आता है। इस तरीके से जो एंथर का टीएस है वो नजर आता है। यहाँ पर ये आपको चार लोब्स नजर आती हैं, इन चारों लोब्स में चार माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, ठीक है। These are the microsporangium, ठीक है। तो ध्यान रखना जब हम एंथर को कट करते हैं तो एंथर की लोब का टीएस कट करने के बाद हमें उसके अंदर चार माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आते हैं और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होता है एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर है वो क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। तो इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है उसे हम एक नाम दे देते हैं पोलन मदर सेल, ठीक है। तो इन सेल्स के अंदर आपको ऐसे सेल्स मिलेंगे जो वो सेल्स एक्ट करेंगे एज पोलन मदर सेल, ठीक है, पोलन मदर सेल। और ये जो सेल है ये डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या, क्योंकि ये सेल डिप्लॉयड हैं तो अब इन्हें जो गैमीट्स फॉर्म करने हैं यानी जो पोलन ग्रेन या जो माइक्रोस्पोर इन्हें फॉर्म करने हैं वो कैसे होने चाहिए, हैप्लॉइड। तो ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है इट विल अंडरगो मियोसिस। तो यहाँ का जो पोलन मदर सेल डिप्लॉयड है ये मियोसिस करेगा और उसके बाद एक मियोसिस से आपको पता है चार डॉटर सेल्स फॉर्म होती है, तो यहाँ पर भी चार सेल्स फॉर्म होते हैं। देखने में आपको सिर्फ तीन नजर आ रहा होगा, ये जो अरेंजमेंट है इसको ध्यान से देखना, तीन आपको आगे नजर आ रहे हैं और एक जो स्ट्रक्चर है वो पीछे, यानी जो एक सेल है वो इसके बैक साइड में, अगर हम इसे 3D में इमेजिन करें तो चार सेल्स जो फॉर्म होते हैं उसे हम नाम देते हैं टेट्राड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि पोलन मदर सेल बोल लो या फिर हम इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल बोले एक ही बात है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल ने चार माइक्रोस्पोर्स फॉर्म किए और इस वजह से इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं माइक्रोस्पोर्स टेट्रा, ठीक है। अब ये जो चार माइक्रोस्पोर हैं ये बाद में इस तरीके से अलग अलग होंगे जब पोलन डिहाइस होगा, ठीक है। यानी जैसे ये एंथर डिहाइस होगा यहाँ से जो वॉल है ये रप्चर हो जाएगी, ये सारा जो फेनोमेना है वो इस सेल के अंदर हो रहा है। तो जैसे ही ये वॉल या जो स्टोमियम बोलते हैं इसे, जैसे ये रप्चर होगा तो ये जो माइक्रोस्पोर है ये बाहर निकलेंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोर है दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होंगे। पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होने का मतलब है कि दो तरीके की लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अंदर जो लेयर प्रेजेंट है उस अंदर वाली लेयर को बोला जाता है इंटाइन, जो कि प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले करेगी। और इस इंटाइन के चारों तरफ एक्सटर्नली एक और लेयर क्रिएट होती है, फॉर्म होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्साइन, ठीक है। लेकिन
देखो ये जो एक्साइन लेयर फॉर्म होती है ये एक मटेरियल से मिलके बनी है जिसे बोलते हैं स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लांट्स में नेचुरली मिलने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है। उसके ऊपर ना कोई केमिकल का रिएक्शन होता है, ना पीएच का कोई फर्क पड़ता है, ना टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ता है, ना एंजाइम का कोई फर्क पड़ता है। इसलिए ये जो पोलन ग्रेन है इसके चारों तरफ स्पोरोपोलिन की जो लेयर फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं एक्साइन। ठीक है, अब ये जो एक्साइन है ये पूरी सर्कल में फॉर्म नहीं होती, क्योंकि आप सोचो जब ये पोलन ग्रेन फीमेल पर जाएगा और वहां पे जब इसे ग्रो करना है, जर्म ट्यूब जो है जहां से अराइज होगी, अगर वहां पर भी स्पोरोपोलिन प्रेजेंट हुआ तो कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं कि पोलन जो है वो जर्मिनेट कर जाए। इसलिए यहाँ पर जो ये एक्साइन है ये आपको कहीं कहीं नजर आएगी और इसके बहुत डेकोरेटिव फैशंस होते हैं और इस वजह से इसे ऑर्नामेंटल स्टडीज में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो बाहर की जो लेयर है दिस लेयर इज नोन एज एक्साइन। और जहां पर ये लेयर एब्सेंट है, जहां पर इंटाइन तो है लेकिन एक्साइन नहीं है, ऐसे एरिया को हम नाम देते हैं जर्म पोल। ठीक है, इसके बाद होता क्या है, मैं ये जो स्टेप मैं आपको बताऊंगी ये हर पोलन ग्रेन के लिए होता है। ठीक है, ये हमारे क्या है पोलन ग्रेन। जो स्टेप मैं आपको अब बताऊंगी ये स्टेप हर पोलन ग्रेन के लिए होता है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक के लिए कर दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो है ये पोलन माइटोटिक डिवीजन करता है। माइटोटिक डिवीजन जो होती है वो अनइक्वल डिवीजन होती है, जिसकी वजह से एक लार्ज साइज सेल फॉर्म हो जाता है इसी के अंदर और एक स्मॉल साइज सेल फॉर्म होता है। ठीक है, तो जो ये लार्ज साइज सेल है इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और इस सेल को हम बोलते हैं जेनरेटिव सेल। ठीक है, अब ये जो जेनरेटिव सेल है जो साइज में स्मॉल है, देखो वेजिटेटिव सेल का कुछ काम नहीं है, जो वेजिटेटिव सेल है वो आगे जाके पोलन ट्यूब फॉर्म करवाता है और जो जेनरेटिव सेल है इसके अंदर फिर से एक बार माइटोसिस होता है और 2 मेल गैमीट्स फॉर्म होते हैं। ठीक, तो फिलहाल के लिए हम मेल के स्ट्रक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब हम आ जाते हैं फीमेल के डायग्राम पे। अगर आपको ध्यान हो तो दिस इज स्टेमन। अगर मैं यहाँ पर पिस्टिल की या फीमेल के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखो फीमेल का जो स्ट्रक्चर है ऊपर से इलोंगेटेड होता है, यहाँ पर थोड़ा स्टिकी पोर्शन होता है और इसके बाद नीचे ये सोलन एरिया होता है। ठीक है, इस सोलन एरिया को हम बोलते हैं ओवरी। सो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ठीक है, अब ये जो ओवरी है इसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ठीक है, इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ये जो हैं ये 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट और ये अंदर की लेयर ये है इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, तो 2 इंटेग्यूमेंट्स होती हैं। जहां पर आपको ये इंटेग्यूमेंट्स ओपनिंग शो होती है, जहां पर इंटेग्यूमेंट्स मिलती नहीं है, इस एंड को हम नाम देते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, और जो ये ऊपर जो एंड होता है इसे हम बोलते हैं चलाज़ल एंड। ठीक है, और इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और ये जो एम्ब्रियो सैक है दिस इज द एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एग प्रेजेंट होता है। अब देखो मैं आपको ये जो एम्ब्रियो सैक है ना इसको यहाँ थोड़ा सा एनलार्ज करके ड्रॉ कर रही हूँ कि आपको पता चले एम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे कैसे सेल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो है हमारा एम्ब्रियो सैक है तो एम्ब्रियो सैक का ये वाला जो एंड है ऊपर वाला दिस इज द चलाज़ल एंड, इसे मैं सी से डिनोट कर रही हूँ, एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ऊपर की तरफ 3 सेल्स होते हैं और ये जो तीनों सेल्स हैं इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। ठीक है, इन सेल्स को बोला जाता है एंटीपोडल्स। उसके बाद ये जो सेल्स हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर बीच में 2 सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इन्हें पोलर न्यूक्लियाई इसलिए बोला गया है कि इनके पास कोई भी सेल मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग नहीं है। नीचे 2 सेल्स प्रेजेंट है, इन 2 सेल्स को नाम देते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, इन सिनर्जिड्स के ऊपर कुछ फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस होती है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, और यहाँ पर इनके नीचे
कितने न्यूक्लियस और कितने सेल्स हैं। तो हम पहले न्यूक्लियस गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस है। और अब हम गिनते हैं सेल कितने हैं, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 5 6। ये तो सिर्फ न्यूक्लियस है, ये सेल नहीं है, और ये पूरा बड़ा। तो ऐसी जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म में मिलने वाले एम्ब्रियो सेट जो है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होते हैं। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में। अब देखो एम्ब्रियो सैक के अंदर एग प्रेजेंट है, एग इज द फीमेल गैमीट। ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट फॉर्म होगा। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको ड्रॉ कर दूं इसको आगे वाली स्टेज, तो यहाँ पर ये वेजिटेटिव सेल है और जो ये जेनरेटिव सेल है ये 2 मेल गैमीट्स फॉर्म कर चुका है। ठीक है, गैमीटोफाइट, जब भी हम वर्ड बोलते हैं गैमीटोफाइट, इसका मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमीट बियर करता है। तो ध्यान रहे हम पोलन ग्रेन को गैमीटोफाइट बोलते हैं मेल का, क्योंकि वो मेल गैमीट को बियर करता है, और फीमेल में हम एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं फीमेल गैमीट, क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें एग मिलता है। ठीक है, तो ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है ये आप बहुत ध्यान रखना कि जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक इज नोन एज द फीमेल गैमीटोफाइट, और जो पोलन ग्रेन है दिस इज नोन एज द मेल गैमीटोफाइट। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर जो है मेल गैमीट तैयार है, यहाँ पर जो है फीमेल गैमीट रेडी है। मैं ये जो सेल्स हैं ये अंदर भी बना देती हूँ। ये हमारे एंटीपोडल सेल्स हो गए, बीच में 2 पोलर न्यूक्लिया, ये 2 सिनर्जिड, और ये हो गया हमारा एग सेल। ठीक है, अब देखो ध्यान से होता क्या है, मेल गैमीट रेडी है, यहाँ पर जो एग है वो भी रेडी है। अब होता क्या है, इसके बाद एक अगली स्टेज आती है विच इज पॉलिनेशन। कौन सी स्टेज आएगी, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होगा, दीज मेल गैमीट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये जो प्रोसेस है ये विंड की वजह से होता है तो हम उसे एनेमोफिली बोल देते हैं, अगर वाटर की वजह से होता है तो हाइड्रोफिली बोल देते हैं। कई जगह पर इंसेक्ट्स कराते हैं, कई जगह पर बर्ड्स कराती है, कई जगह पर बैट्स कराते हैं। तो जैसा जैसा एजेंट होता है वैसे वैसे हम अलग अलग नाम देते चले जाते हैं, और ये जो नेम हम अलग अलग देते हैं दैट यू स्टडी इन योर 12th क्लास। ठीक है, वहाँ पे पॉलिनेशन पूरा आपके डिटेल में है, उसके टाइप्स भी डिटेल में है, और प्लांट्स के अंदर क्या क्या एडेप्टेशन है वो भी वहीं पर पढ़नी है। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ये जो मेल गैमीट है ये पॉलिनेशन से, ठीक है, यहाँ पर पॉलिनेशन हुई, जो पॉलिनेशन है वो किसी भी एजेंट से हो सकती है, विंड से हो गई, वाटर से हो गई, लेकिन होगी एक से ही। हम मान लेते हैं विंड से पॉलिनेशन हुई, और विंड से जैसे ही पॉलिनेशन हुई तो ये जो मेल गैमीट है ये मेल गैमीट कहाँ पर पहुंचेगा, मैं इस पिस्टल को पहले थोड़ा ऊपर लिखती हूँ। दिस इज द पेयर, ये हमारा पिस्टल। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, ये जो मेल गैमीट है ये यहाँ पहुंचेगा, बेसिकली पोलन ग्रेन पहुंचेगा। यहाँ पर बहुत सारे पोलन ग्रेन पहुंचते हैं। एक पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होना शुरू करेगा और पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा। ये जो पोलन ट्यूब है ये पूरी इस तरीके से जर्मिनेट होती हुई यहाँ से घूमकर नीचे होते हुए यहाँ पर पहुंचती है, और एग के साथ जाके क्या करते हैं, फ्यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार देखो ये जो स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर इज पोलन ट्यूब। अब हमने देखा कि फीमेल गैमीट तो एक ही है एग, लेकिन मेल गैमीट्स 2 हैं। तो होता क्या है, जैसे ही यहाँ से मेल गैमीट यहाँ पर पहुंचते हैं तो एक मेल गैमीट, देखो अब होगा क्या, एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करेगा एग के साथ, ठीक है, तो फॉर्म हो जाएगा जाइगोट, और इसे हम बोलते हैं सिंगैमी। क्या बोलते हैं, सिंगैमी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखो, जो मेल गैमीट है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड, जो एग सेल है वो हैप्लॉइड, तो जाइगोट कैसा हो गया, डिप्लॉइड। ये तो एक मेल गैमीट की बात हुई, लेकिन यहाँ 2 मेल गैमीट फॉर्म होते हैं ना, तो जो सेकंड मेल गैमीट है वो जाकर फ्यूज होता है इन दोनों पोलर न्यूक्लियस से। यहाँ पे जैसे मेल गैमीट पहुंचेगा, एक तो एग से फ्यूज कर जाएगा और एक इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। तो एक मेल गैमीट फ्यूज करता है
ट्रिप्लॉइड है, दिस इज आवर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसे हम PEN भी लिखते हैं एंड इसे बोला जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है या ये जो बेसिकली PEN है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये बाद में कन्वर्ट होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म में। तो जैसे जैसे ये जाइगोट डेवलप करता जाएगा उसको नरिशमेंट ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस एंडोस्पर्म का फॉर्म होने का रीजन क्या है? दिस एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड टू प्रोवाइड नरिशमेंट, तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन 2 बार हुई है, एक बार सिंगैमी हुई है, एक बार जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है। देखो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता है या ये जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसको हम अलग से एक नाम देते हैं एंड दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें फ्यूज की ना, 3 न्यूक्लियस फ्यूज किए, तो इसको हम एक अलग से नाम दे देते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो अब एक बार ध्यान रखना, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में 2 बार फर्टिलाइजेशन होती है, एक बार सिंगैमी होती है, एक बार सिंगैमी होगी और एक बार जो है ट्रिपल फ्यूजन होता है। इस वजह से एंडोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला जाता है कि एंडोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है? डबल फर्टिलाइजेशन। ये एंडोस्पर्म में बहुत 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 इंपॉर्टेंट फीचर है कि वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एक मेल गैमीट जाके एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, दूसरा मेल गैमीट दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म को फॉर्म करता है, जो जाइगोट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन एक खास बात हुई। अब इसके बाद क्या है, मान लो, अच्छा पहले इसको इतना रखो, इस डायग्राम को नोट कर लो, मतलब जो भी इसमें से आपको नोट्स में नोट करना है वो करो, इसके बाद का आगे का मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया, अब देखो फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, डबल फर्टिलाइजेशन हुई, हमारे पास जो ये एग सेल है ये अब कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें? जाइगोट में, विच इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और जो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये कन्वर्ट हो चुके हैं एक ट्रिपल स्ट्रक्चर में, जिसे हमने बोला एंडोस्पर्म, ठीक है। अब देखो एंटीपोडल्स का काम कुछ नहीं होता है, डेवलपिंग एग को नरिशमेंट देना, तो एंटीपोडल्स बाद में डीजेनरेट हो जाएंगे। जो ये दोनों सिनर्जिड्स हैं ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं। जब यहाँ से पोलन ट्यूब इस तरीके से ग्रो करती हुई आकर यहाँ पर एंटर करती है तो उसको सिनर्जिड्स गाइड करते हैं, तो यानी बाद में सिनर्जिड्स भी जो हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एंड में सिर्फ एक स्ट्रक्चर बचता है विच इज व्हाट? जाइगोट और एंडोस्पर्म। अब देखो ये जो जाइगोट है ये जाइगोट आगे डेवलपमेंट करेगा और फॉर्म करेगा एम्ब्रियो को, ठीक है। ये जो एंडोस्पर्म है ये जैसे जैसे जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता जाएगा तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता जाएगा। अब देखो ये एम्ब्रियो सैक किसके अंदर प्रेजेंट है? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर। अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पर थोड़ा और बेटर क्लियर करने के लिए आपको ड्रॉ करूं तो देखो ये है, यहाँ पर इस तरीके से ओव्यूल होता है ये, ठीक है। और इस ओव्यूल के अंदर ये होता है हमारा एम्ब्रियो सैक। तो अब देखो एम्ब्रियो सैक जो है बेसिकली यहाँ पर अंदर डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो। अब ये जो पूरा हमारा एम्ब्रियो सैक था, ये पूरा जो एम्ब्रियो सैक है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। तो ये जो बाहर से एम्ब्रियो सैक है ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। अब एक बात देखो, यहाँ पर 2 इंटेग्यूमेंट्स है ना, इसीलिए इस टाइप का जो सीड बनता है उसे हम बोलते हैं बायटेगमिक सीड, क्योंकि यहाँ पर सीड कोट के पास 2 लेयर है। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म में मैंने बोला था कि सीड यूनिटेगमिक होता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आउटर और इनर 2 इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, वहां पर सिर्फ एक ही इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होती है। अब ये जो सीड है ये डेवलप हो गया। अब ये जो पूरा ओव्यूल है ना, दिस कंप्लीट ओव्यूल विल बेसिकली डेवलप इनटू, यहाँ पर हमारे सीड में डेवलप हो गया जो बेसिकली एम्ब्रियो सैक है।
और ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, दिस होल स्ट्रक्चर, यानी कि ये वाला जो ओव्यूल है ये डेवलप हो जाता है सीड में। तो यहाँ पर अंदर वाला जो एम्ब्रियो सैक था, जिसके अंदर एम्ब्रियो था, वो तो एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है, उसके बाद जो है वो डेवलप हो जाता है सीड में, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। फिर उसके बाद का जो ये, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ और बेटर ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, जो बाहर की जो हमारी ओवरी है, इट विल डेवलप इनटू फ्रूट। ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप कर जाएगी। जो ये ओव्यूल बचा, देखो जो बाहर की ओवरी है वो तो फ्रूट में डेवलप कर गई, जो बाहर का हमारा अंदर एम्ब्रियो था वो एम्ब्रियो में डेवलप कर गया, और जो बेसिकली एम्ब्रियो सैक है या जो हमारा ओव्यूल है, इट विल डेवलप इनटू सीड, और ये जो सीड है ये बाइटेगमिक होते हैं, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जो ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल एक सेकंड टाइप का ओव्यूल होता है विच इज एनाट्रोपस। आप लोगों ने पहले जो ओव्यूल पढ़ा है जिम्नोस्पर्म में वो था ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में एनाट्रोपस ओव्यूल मिलता है, और इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर फॉर्म कर जाते हैं, ठीक है। सॉरी देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम बेसिकली पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा कि हमारा, मैं यहाँ पर एक टेबल आपके लिए बना देती हूँ, जो जाइगोट है, ठीक है, इसके अलावा जाइगोट जो है किसके अंदर प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर और ओवरी। तो होता क्या है कि जो जाइगोट है ये डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, जो ओव्यूल है वो डेवलप हो जाता है सीड कोट में, जो ओव्यूल की ये कवरिंग थी इंटेग्यूमेंट्स, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स, ये कन्वर्ट हो जाती है सीड कोट में, और जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। तो आप देखो यहाँ पर जो सीड है उसको फ्रूट ने कवर करके रखा है, इसलिए बोला जाता है कि एंजियोस्पर्म के जो सीड हैं वो नेकेड नहीं होते हैं, वो कवर्ड सीड होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो है या बेसिकली ये सीड जिसके अंदर एम्ब्रियो है, तो हमने फ्रूट को कंज्यूम किया, सीड हम बाहर फेंक देते हैं, सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, जैसे ही उसको वाटर और नरिशमेंट मिलता है, ये जो एम्ब्रियो है ये ग्रो कर जाता है फिर से इस पेरेंट में, ठीक है, और एम्ब्रियो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड, और ये पेरेंट भी कैसा होता है, डिप्लॉयड। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा एंजियोस्पर्म्स में जो रिप्रोडक्शन है वो पूरा हो जाता है, एंड आई होप ये आपको क्लियर हो, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। मैंने बोला था ये टॉपिक आपको जब भी समझ आएगा जब आप ढंग से अपने पर पिछली क्लास का रिवाइज करके रखोगे। तो अब इसके बाद हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारा किंगडम प्लांट के जो ग्रुप्स थे वो खत्म हो जाते हैं। तो अब जो है हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, एंड दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखो, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है प्लांट जो है वो दो फेजेस में मिलते हैं। अगर प्लांट डिप्लॉयड फेज में है, स्पोर प्रोड्यूस करता है, उस फेज को हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। अगर प्लांट हैप्लॉयड फेज में है, गैमेट प्रोड्यूस करता है, तो उस फेज को हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। जिन प्लांट्स के अंदर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट फॉर्म होता है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट फॉर्म होता है, यानी बेसिकली ये दोनों स्टेजेस आपस में इंटरचेंज होती रहती है, वहां पर हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी जो जनरेशन है वो ऑल्टरनेट कर रही है। इसके बेस पे हम प्लांट्स की लाइफ साइकिल को तीन पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। हम जो है सबसे पहली लाइफ साइकिल को शुरू करते हैं विच इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकेंड जो लाइफ साइकिल हमें पढ़नी है इट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को बताती हूँ।
हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऐसे में प्लांट्स में मिलेगी जहां पर प्लांट की प्रीडोमिनेंट स्टेज, मतलब पूरी जो स्टेज है वो सिर्फ गैमेटोफाइट में जाएगी, यानी प्लांट सिर्फ गैमेटोफाइट में रहेगा। थोड़े से टाइम के लिए हो सकता है, बहुत ही इनकॉन्स्पिक्यूअस या एक दो स्टेज के लिए डिप्लॉयड कंडीशन आ सकती है। तो यहाँ पर हम जो साइकिल है वो कहाँ से शुरू करेंगे, गैमेटोफाइट से, क्योंकि प्लांट की बॉडी में मेन जो फेज है वो क्या होगा, हैप्लॉइड, एंड दिस गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड। आपको अब तो ये पता होगा कि गैमेटोफाइट गैमीट्स फॉर्म करते हैं, स्पोरोफाइट स्पोर को फॉर्म करते हैं। तो एक बात देखो, मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था जहाँ पर मैं बेसिकली आपको बोलती हूँ कॉपी के पीछे की जो की टर्म्स है वो लिखा करो, ताकि आपको टर्म्स ब्रेक करके पढ़ना आ जाए। तो मैं यहाँ पर एक टर्म लिखूंगी, उसको ब्रेक करके पढ़ना। गैमेटोफाइट विल अंडरगो गैमेटोजेनेसिस। जहां पर भी जेनेसिस वर्ड आता है इसका मतलब है फॉर्मेशन। यहाँ पर आया गैमीटो यानी गैमीट्स की फॉर्मेशन। तो जो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है ये गैमीट की फॉर्मेशन करेगा। अगर ये हैप्लॉइड है तो क्या ये कभी मियोसिस कर सकता है? नहीं, ये हमेशा क्या करेगा, माइटोसिस। एक बात अपने मन में बिठा लो दिमाग में कि गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, उसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि गैमेटोफाइट गैमीट फॉर्म करेगा यानी फॉर्म होने वाला स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होना चाहिए। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो मुझे कैसे डिवीजन चाहिए, इक्वेशनल डिवीजन, जो नंबर इक्वल रखे, सेम रखे। तो यहाँ पर होता है माइटोसिस या माइटोटिक डिवीजन। तो जैसे ही यहाँ पर माइटोसिस होगा, दीज गैमेटोफाइट या ये जो गैमेटोजेनेसिस हैं ये गैमीट्स फॉर्म करेंगे, मेल और फीमेल गैमीट। वो जो गैमीट है वो आपस में फ्यूज करेंगे और उसे हम बोल देंगे सिनगैमी। सिन मतलब जुड़ जाना, गैमी मतलब फ्यूजन, यानी साथ में फ्यूजन हो जाना। तो मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करें, सिनगैमी होगी। अब देखो गैमीट्स तो दो हैं, यानी एन और एन प्लॉइड ही रही। जैसे सिनगैमी हुई तो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। ये जो जाइगोट है ये फॉर्म होता है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट फॉर्म होता है ना, ये अपने नरिशमेंट के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो भी फेज कम टाइम के लिए बनता है या बहुत इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, डोमिनेंट नहीं होता, वो हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ठीक। अब ये जो स्पोरोफाइट है इट विल बी डिप्लॉइड। अब ये सोचो साइकिल पूरी होनी है, स्पोरोफाइट को दोबारा से गैमेटोफाइट फॉर्म करना है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड आना है, तो डिवीजन कैसी होगी, मियोसिस। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो मियोसिस डिवीजन करेंगे और स्पोरोफाइट फॉर्म क्या करते हैं, स्पोर्स। तो ये जो स्पोर्स फॉर्म करेंगे ये हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे, ठीक है। तो हैप्लॉइड स्पोर्स जो है फॉर्म हो जाएंगे और ये जो स्पोर्स है ये जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना देंगे। तो अब आप एक बात देखो, पूरी की पूरी लाइफ साइकिल, ये देखो लाइफ का अधिकतर हिस्सा जो है वो हैप्लॉइड कंडीशन में है और सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए एक इनकॉन्स्पिक्यूअस स्टेज के लिए डिप्लॉइड कंडीशन है। इसीलिए ऐसी लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। और ये लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है स्पाइरोगाइला में, वॉल्वॉक्स में, क्लेमाइडोमोनास में। और जैसे कि मैं ये नाम लिख रही हूँ तो आपको याद आ गया होगा, दीज आर ऑल एल्गी, ठीक है। तो ये थैलोफाइट है, तो थैलोफाइटा के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। अब हम आ जाते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मेन जो है डोमिनेंट स्टेज क्या होगी, स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पर लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है। तो ये जो स्पोरोफाइट है या ये जो डिप्लॉइड है ये डोमिनेंट स्टेज है। ये स्पोरोफाइट अब फॉर्म करेगा, स्पोरोफाइट हमेशा क्या बना सकता है, स्पोर्स। अब एक बात सोचो, ये डिप्लॉइड है तो दिस स्ट्रक्चर विल अंडरगो मियोसिस, ठीक है। ये मियोसिस करेगा, मियोसिस करेगा तो जो ये स्पोर्स फॉर्म होंगे ये हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं और फॉर्म करते हैं गैमेटोफाइट। और ये जो गैमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अब ये जो गैमेटोफाइट है, दिस गैमेटोफाइट विल लेटर फॉर्म मेल एंड फीमेल गैमीट्स। वो जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज करेंगे तो सिनगैमी होगी। सिनगैमी हुई तो जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट यानी एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ और ये जाइगोट सीधा डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में, जो डिप्लॉइड से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये देखो थोड़ी सी देर के लिए ही प्लांट में हैप्लॉइड कंडीशन आई है, वरना अधिकतर जो स्टेजेस है वो डिप्लॉइड रही है। तो इस वजह से ऐसी लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ये जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स हैं ये आपको देखने को मिलती है एंजियोस्पर्म्स में
यहाँ पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी और हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमें बेसिकली एल्गी पढ़ना है, ठीक है। ये दो लाइफ साइकिल पूरी हुई। इसके बाद एक थर्ड टाइप की लाइफ साइकिल आती है जिसे हम बोलते हैं हेप्लोडिप्लॉन्टिक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है जहां पे लाइफ का आधा फेज हेप्लॉइड कंडीशन में जाएगा और आधा फेज जो है वो डिप्लॉइड कंडीशन में जाएगा। तो हम जो है थर्ड साइकिल पर आते हैं, व्हिच इज हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब देखो, सबसे पहले हम आप ये देखो, हमने एल्गी पढ़ लिया, हमने एंजियो जिम्नो पढ़ लिया। कौन से ग्रुप बच गए? ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। यानी ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में ये लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, जहां पे 50-50 कंडीशन में, बेसिकली हाफ कंडीशन में हेप्लॉइड और डिप्लॉइड टाइम चलता है, ठीक है। तो अब अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको जो मेल हेड, फीमेल हेड, स्पोरोफाइट पढ़ाया था ना, फुट सीटर कैप्सूल वाला स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट्स में। अब वो जो स्ट्रक्चर है, ब्रायोफाइट्स में, तो वो जो स्ट्रक्चर है उसे रिकॉल करके समझना। यहाँ पर प्लांट के अंदर कोई भी स्टेज कंप्लीटली हम नहीं बोल सकते कि या तो कंप्लीटली गैमेटोफाइट ही है या कंप्लीटली स्पोरोफाइट है, नहीं भाई, आधा टाइम स्पोरोफाइट में जा रहा है, आधा गैमेटोफाइट में जा रहा है, इसलिए हमने नाम दिया हेप्लोडिप्लॉन्टिक। मैं यहाँ पे स्टेज शुरू करती हूँ गैमेटोफाइट के साथ। जो गैमेटोफाइट है वो क्या है? हेप्लॉइड। गैमेटोफाइट जो है वो गैमेटोजेनेसिस करता है और गैमेटोजेनेसिस करके गैमीट फॉर्म करेगा। वो जो गैमीट्स हैं, ठीक है, वो गैमीट्स क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, यानी सिंगैमी करेंगे, ठीक है। और ये जो सिंगैमी होगा, यहाँ से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जाइगोट, विच इज डिप्लॉइड। ये जो जाइगोट है ये डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में। अब ये जो स्पोरोफाइट है ना, जो कि डिप्लॉइड है, ये इस गैमेटोफाइट के अंदर ही डेवलप होता है और न्यूट्रिशन के लिए पूरे तरीके से स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। जो हमने हेप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ी थी अभी, वहां पर जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट है वो दोनों फोटोसिंथेटिक हैं, यानी वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना सकते हैं, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आपको याद हो, हमने जब कैप्सूल पढ़ा था तो फुट सीधा कैप्सूल स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर था। कैप्सूल के अंदर जो था स्पोर मदर सेल्स थे, तो जो स्पोर मदर सेल्स है वो क्या कर रहे थे? मियोसिस कर रहे थे और हेप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म कर रहे थे। तो सेम चीज यहाँ पर होगी कि जो स्पोरोफाइट है इट विल अंडरगो मियोसिस। जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो द डिवीजन इज माइटोसिस। ये जो हेप्लॉइड स्पोर्स हैं which are formed by meiosis of spore mother cell, they will germinate and give rise to gametophyte. अब यहाँ पर एक बात देखो कि हम एक तरीके से एक बात बोल सकते हैं कि प्लांट की लाइफ साइकिल का ये सारा डिप्लॉइड फेज है, ये सारा हेप्लॉइड फेज है। तो प्लांट का जो लाइफ है उसका आधा टाइम हेप्लॉइड में जा रहा है, आधा डिप्लॉइड में जा रहा है, दोनों तरीके की कंडीशन मिल रही है, इसलिए हम इसे बोलते हैं हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। फ्यूकस का एक एग्जाम्पल अलग है। फ्यूकस में स्पोरोफाइट स्टेज जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट टाइम के लिए होती है। फ्यूकस एक एल्गी है, लेकिन वो एक्सेप्शन में आ जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो प्लांटेन किंगडम है वो खत्म होता है। हम 4 किंगडम RH विटेकर के दिए हुए पूरे कर चुके हैं। जो 5th किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया, बहुत बड़ा किंगडम है और उसमें समझने से ज़्यादा आपको लर्न करने वाली चीज़ें हैं। तो किंगडम एनिमेलिया को रोज याद करते हुए चलोगे तो किंगडम एनिमेलिया को भी ढंग से समझ आएगा, ठीक है। अब फिलहाल एक बार किंगडम प्लांटे जो हमने खत्म कर लिया है, इसका टेस्ट होगा, ठीक है। और इसका टेस्ट वही MCQ बेस्ड टेस्ट होगा। मैं टेस्ट लेना तो सब्जेक्टिव चाहती हूँ, लेकिन सब्जेक्टिव तो मैं पता है फिर चेक नहीं हो पाता, बिकॉज ऑनलाइन मैं चेक कैसे करूँगी। तो इस बार MCQ का नंबर हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, तो आपके पास टाइम है प्रिपरेशन का, ढंग से प्रिपरेशन करो। किंगडम प्लांटे पूरा हो गया है। NCERT पढ़ो, NCERT के क्वेश्चंस लगाओ, जो मैं PDF भेजती हूँ क्वेश्चंस का, उस असाइनमेंट को सॉल्व करो। और इसके बाद अगर कोई भी डाउट है तो फिर मुझसे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लो या मेल कर देना, इन whatever way you feel yourself comfortable. And with this we are through with our kingdom plantae और हमारा तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। So till then, thank you, take care and enjoy your रक्षाबंधन।